जेकेएपी की बटालियन वापस मार्च करके कंट्रोल रूम से अपने बैरक्स में जा रहे थे। ठीक। लाल चौक पे उन पे एक ग्रेनेड फेंका गया 74 में। 74 में वो लोग निकले थे, वो जो बकरा काटने का, ज़बा करने का टोका लेकर, टोका वो लेकर निकले थे हमें मारने के लिए। उस जमाने में दिल धक धक करता था, दहशत हो गई थी। अच्छा, दहशत थी कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कोई खाने में जहर तो नहीं मिला देगा। ये बड़ी अहम बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको। शबीर शाह की गिरफ्तारी रामबन में होती है। हाँ बिल्कुल। नवंबर में डीसी डोडा को कहा जाता है उसका डिटेंशन ऑर्डर इशू करो। उस समय के डीसी डोडा को, उस समय के डीसी डोडा ने उसने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? इनकार कर दिया। कोई वजह बताई? दहशत। मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा। ओपन पुलिस स्टेशन थे, बाउंड्री वॉल नहीं होती थी पुलिस स्टेशन। थाने की बाउंड्री वॉल भी नहीं थी। थाने की बाउंड्री वॉल नहीं, खुले थाने होते थे। पीपल कुड वॉक इन, चल के जा सकते हैं अंदर। तो इन हालात में, और आपका सब इंस्पेक्टर मारा गया, 2 घंटे के लिए उसकी लाश उठाने के लिए पुलिस वाले नहीं पहुंचे। 2 घंटे? ना आम आदमी ना 2 पुलिस वाले। इतना खौफ था। अर्ली 90s में जुलूस निकलने शुरू हुए हैं, बड़े बड़े which were even led by कश्मीरी पंडित्स। और नारा था, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। ये नारा लगा के यूएन से आप रामबाग ब्रिज के आगे चले जाइए, वो जुलूस का हेड होगा। कभी कभी पुलिस वाले जो छुट्टी पे गए हैं या कोई फरलो पे भी गया है, वो कहता था जनाब मैं तो पुलिस का हूं, मेरा आई कार्ड है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस वाले उसको तवज्जो नहीं देते थे, उठा के फेंक देते थे, फाड़ देते थे आई कार्ड। अच्छा। आदाब। जम्मू कश्मीर में 90 की दहाई में जम्मू कश्मीर पुलिस की जो हालत थी, हथियार हो, तैयारी हो आतंकवाद से लड़ने की, और उसके बाद 1992 में जम्मू कश्मीर पुलिस में जो कुछ हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस खड़ी हुई और आतंकवाद का मुकाबला ही नहीं किया, बल्कि इस समय अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवादियों से लोहा लेने में सबसे आगे होती है। उस दौर में कुछ ऑफिसर्स थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को खड़ा करने में बहुत अहम रोल अदा किया है। उन्हीं में से एक ऑफिसर इस समय मेरे साथ हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पुलिस AK सूरी। सूरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सूरी साहब, शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा कि पहली बार कश्मीर जाना कब हुआ? जब पोस्टिंग हुई तो तब क्या हालात थे और किन हालात में आप कश्मीर पहुँचे? मेरी पहली पोस्टिंग कश्मीर में एज एडिशनल SP श्रीनगर हुई 1974 में जी। और मुझे याद है कि एक हिस्सा कश्मीर का ऐसा रहता था श्रीनगर सिटी में जो सरकार से क्या लोगों से मुतमिन नहीं था, और उस ज़माने में शेर बकरा क्लैशेस हुआ करते थे। हर जुम्मे के दिन पथरावबाजी होती थी, लोग ज़ख्मी होते थे, लोग चाहे फोर्सेस के हों चाहे सिविलियंस हों, बहुत ज़ख्मी होते थे। और डाउनटाउन श्रीनगर में हर जुम्मे के दिन ये हादसे होते थे। और जो मुझे 2 वाक़यात अहम याद हैं, एक 1974 8 नवंबर, चूँकि ये मेरी बेटी का जन्मदिन होता है इसलिए मुझे ये डेट याद है। कंट्रोल रूम हमारा होता था ये RTC के बिल्कुल सामने, वो जो बाग है वहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम हुआ करता था। तो शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास जेकेएपी की बटालियन वापस मार्च करके कंट्रोल रूम से अपने बैरक्स में जा रहे थे। ठीक। लाल चौक पे उन पे एक ग्रेनेड फेंका गया 74 में, और जिसमें, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, 4 लोग मरे थे और करीब 7-8 लोग जख्मी हुए थे।
तो एक ये वाक़या था, और दूसरा वाक़या था जब मैं जामा मस्जिद के चौक पे खड़ा था एक जुम्मे के दिन। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, दिसंबर का या जनवरी का महीना था। तो मैं पे पेट्रोल बम फेंका गया था। पेट्रोल बम फेंका गया था? पेट्रोल बम ये अब 1974 की बात कर रहे हैं? 74 की बात कर रहा हूँ। मेरी आधी वर्दी, चूंकि मेरी वर्दी गीली थी इसलिए जली नहीं, लेकिन छेद हो गया था, और वो चलती बस में से फेंका गया था। तो ये दो वाक़यात मुझे बहुत जहन में आज भी एक अच्छी तस्वीर की तरह सामने आती है। यानी आपको याद है कि 74 में जब आप गए तो ये हुआ, तो पहली पोस्टिंग आपकी एडिशनल एसपी श्रीनगर हुई जी। तो उसके बाद फिर और तब श्रीनगर इंक्लूड करता था बडगाम, गांदरबल, कंगन, ये सारा एरिया एक ही जिला होता था। एक ही जिला होता था जी। और मतलब यूस मार्ग से लेके सोनामर्ग तक सब इलाका एक जिला होता था। अच्छा, तो मुझे सूर्य साहब ये बताइए कि सियासी माहौल उस वक्त कैसा था 1974-75 की? मुझे लगता है कि ये उस वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है, उन्हें इंदिरा शेख एकॉर्ड इसी के आसपास हुआ। हाँ, इसी दौरान में हुआ था। इनफैक्ट मैं तब भी एडिशनल एसपी था जब शेख साहब ने आके हुकूमत संभाली है, और लाल चौक पे एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, और उसके बाद माहौल बहुत अच्छा हो गया। शेख साहब ने जब हुकूमत संभाली तो माहौल में बहुत सुकून आया और लोगों में भी तसल्ली आई। उसके बाद ये शेर बकरा क्लैशेस भी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बंद हो गए, बट तकरीबन बंद हो गए। यानी आपका ये कहने का मतलब है कि जो डाउनटाउन में आज हमको खामोशी देखने को मिल रही है, जी। ये खामोशी इतिहास में भी कभी नहीं रही है वहाँ पे नहीं रही है। ये आपने यही पीरियड देखा होगा 5 अगस्त 2019 के बाद का पीरियड, क्या आपको अब सुनने में मिलता है कि डाउनटाउन में जामा मस्जिद के इलाके में नौहट्टा में पत्थर नहीं चल रहा? सही बात है। एक बारी मेरे साथ मेरे 2 ASP प्रोबेशनर्स थे, और बहुत पत्थर चला जामा मस्जिद के अंदर। मैं इबादत की जगह नहीं घुसा हूँ, लेकिन जो मेन लेन्स एंड बाई लेन्स हैं उसमें घुस के टीयर गैस चलाई है। इतना पत्थर चला। ये किस साल की बात आप कर रहे हैं? 1974। 74। और वो लोग निकले थे, वो जो बकरा काटने का, ज़बा करने का टोका वो लेकर निकले थे हमें मारने के लिए उस जमाने में। अच्छा, तो सूर्य साहब अब थोड़ा सा आगे आते हैं। 84 में 83 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वफ़ात होती है। उसके बाद ही हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे? आपको लगना शुरू हो गया था कि हवा में कुछ आलूदगी आना शुरू हो गई है? ऐसा है कि 87 की इलेक्शंस इज दी वाटरशेड। दैट इज द वाटरशेड। जब इलेक्शंस श्रीनगर एरिया में टोटली रिग्ड हुए। So you were posted in Srinagar? No, I was not. I was in Jammu. I was SP Udhampur at that time. अच्छा, आप SP उधमपुर थे उस वक्त? जी। लेकिन पता है सबको, एक पार्टी उभर के आई थी, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, और मुझे लगता है कि कम से कम 8-10 सीट वो निकाल लेते। 10 सीट? 10 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते थे। 10 इतनी सीटें निकाल लेते, लेकिन रूलिंग पार्टी को ऐसी दहशत हुई कि सरकार नहीं फॉर्म कर पाएंगे, तो उन्होंने इलेक्शन रिग करवाए। जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के इलेक्शन एजेंट थे उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसको आपको रोककर थोड़ा सा आपसे ही समझना चाहूँगा कि कहीं ये तो नहीं था कि उस समय की सरकार को ये खतरा था कि धार्मिक कट्टरपंथ जो है, धार्मिक कट्टरपंथी कहीं सरकार न बना ले? इस तरह का खौफ तो नहीं था? इसी के चलते वो सबको सारा माहौल बनाया गया? ऐसा नहीं था उस समय। और जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 सीट निकाल लेते, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते थे। लेकिन एक खौफ कहीं से इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई होगी सरकार के पास, चूंकि मैं कश्मीर में नहीं था, जिसने मजबूर कर दिया उनको कि ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे कि एक तो इलेक्शन एजेंट्स पकड़ के मारे गए। मारे इन द सेंस ये नहीं, जान से नहीं, पिटाई उनकी हुई,
और जो बटमालू की सीट थी वो आपके सलाउद्दीन was one of the candidate against GM Shah, and Salahuddin was winning the seat, and he was declared defeated. उस के बाद जब इलेक्शन ख़त्म हो गए, सरकार बन गई, तो ये जो लड़के थे जो इलेक्शन एजेंट्स के काम कर रहे थे, छोड़ दिए गए, ये चले गए पार, सब काफ़ी तादाद में, पता नहीं लगा, चले गए और वहाँ से ट्रेनिंग हासिल की, हथियार लेके आए और फिर तब तक 2 साल हो गए थे। 89 मिड 89 में ये ज़्यादा कार्रवाई शुरू हुई। आप वापस कश्मीर पहुंच चुके थे तब तक? मैं DIG काउंटर इंटेलिजेंस लगा था। DIG काउंटर इंटेलिजेंस थे आप? मैं पहला DIG काउंटर इंटेलिजेंस था, और यानी काउंटर इंटेलिजेंस की ज़रूरत महसूस हो गई थी? अच्छा। और आई वॉज पोस्टेड इन सितंबर 89। सितंबर 89? सितंबर 89। ठीक। और दरबार मूव होता है, आपको पता है, अक्टूबर के आखिरी में होता है। मैं राजबाग की में गेस्ट हाउस में, एक फूड एंड सप्लाईज का गेस्ट हाउस था, दिल धक धक करता था, दहशत हो गई थी। अच्छा। दहशत थी कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कोई खाने में जहर तो नहीं मिला देगा, इतनी घबराहट होती थी। फिर वहाँ से मैंने, जब मेरी फैमिली आई है तो आई शिफ्टेड, चूँकि मैं DIG क्राइम एंड रेलवे से गया था, तो मैंने रेलवे में एक कमरा लिया। रेलवे में कमरा लिया? रेलवे गेस्ट हाउस में, जबकि सरकार के पास, जो कि सरकार के पास इतना कुछ है। चूँकि 1 ही महीने का समय था दरबार मूव के लिए, तो फिर मैंने रेलवे गेस्ट हाउस में एक कमरा लिया जहाँ मैं और मेरी फैमिली रहे। लेकिन उस समय, जैसे आपने कहा ना, अंडर करंट शुरू हो गया था कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। उसके पहले 2-3 किस्से हो चुके थे। पोस्ट ऑफिस में ब्लास्ट हो चुका था, बटाली साहब के घर अटैक हो चुका था, तो ये कुछ हादसे हो चुके थे। अच्छा, मुझे एक बड़ी अहम बात है, दरबार मूव हो गया, तो ये जितने एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, इनको गिरफ्तार करना था। ये बड़ी अहम बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको। शबीर शाह की गिरफ्तारी रामबन में होती है। हाँ, बिल्कुल। नवंबर में DC डोडा को कहा जाता है, उसका डिटेंशन ऑर्डर इशू करो। उस समय के DC डोडा को? उस समय के DC डोडा ने उसने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। कोई वजह बताई? दहशत। मैं नहीं करूंगा। DC अनंतनाग को बोला गया, क्योंकि शबीर शाह रहने वाला अनंतनाग का था, तो कहा कि आप डिटेंशन ऑर्डर इशू किया। DC अनंतनाग ने मना कर दिया। उन्होंने भी मना कर दिया। फिर आई डिविजनल कमिश्नर की बात। उस समय के डिविजनल कमिश्नर कश्मीर मोहम्मद शफी पंडित, जो मेरे बैचमेट भी हैं, उनको कहा गया कि दरबार मूव हो चुका था, मैं जम्मू में था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नहीं, सरकार को कहा कि डोजियर जो SP बनाता है, वो SP का मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा, मुझे डोजियर चाहिए, DIG का डोजियर चाहिए। तो आई फ्लू टू श्रीनगर, गेव हिम द डोजियर, और तब उनकी गिरफ्तारी, डिटेंशन ऑर्डर इशू हुआ। डिटेंशन ऑर्डर लेना इतना मुश्किल था? तो आप सोचिए कितनी घबराहट, दहशत कितनी फैल चुकी थी लोगों में। ये माहौल था उस समय। और इस माहौल में जब आगे बढ़ते हैं, हमारा SHO सैदुल्लाह मासूमा में मारा जाता है, एक ASI या सब इंस्पेक्टर बारामूला में घर में घुस के मारा जाता है, फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर्स मारे जाते हैं,
चाहे स्पेशल ब्रांच के हों, चाहे काउंटर इंटेलिजेंस के हों, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो के लेकिन हों। इसका मतलब सूर्य साहब, नेटवर्क उनका इतना खतरनाक था कि उनको पूरी इंफॉर्मेशन थी कौन किसके साथ कहाँ काम कर रहा है। कश्मीर में किसको क्या नहीं पता है? कश्मीर में हर आदमी को हर चीज़ पता है कि आपने क्या खाना खाया, क्या नहीं खाया। और वर्ड ऑफ माउथ से जो खबर फैलती है वो इतनी बिजली के माफिक फैलती है, इतनी तेजी से फैलती है। इतनी, जैसे बाद के कुछ वाक़यात हैं जब कॉर्डन एंड सर्च, आर्मी ने एक कॉर्डन लगा दिया एक गांव को। अभी कॉर्डन लग रहा होता था तो मुझे श्रीनगर में पता था कि कौन सा मिलिटेंट इस गांव में फंसा हुआ है, और 5 मिनट बाद अभी कॉर्डन पूरा नहीं लगता था, ये भी खबर आ जाती थी कि वो भाग गया, निकल गया। अच्छा, ऐसा नेटवर्क, मतलब ऐसा नेटवर्क कश्मीर में दी फ्लो ऑफ इंटेलिजेंस इज, क्या बोलूं, कितनी तेज चलती है इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। बाय वर्ड ऑफ माउथ। और उस समय तो ये आपके मोबाइल टेलीफोन नहीं थे, लैंडलाइन था, लैंडलाइन होता था, वो भी बहुत कम होता था। वो भी थे, लेकिन लोगों को बाखबर रहते थे सब। तो ये हालात थे, और इन हालात में हम पुलिस के पास, एक वाक़या और बताऊं कि जो पहले AK-47 जो रिकवर हुई हैं वो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर पुलिस ने रिकवर की हैं। पहली AK-47 छह वेपन्स वो काउंटर, जबकि कहा यह जाता सूर्य साहब कि ऑर्गेनाइज नहीं थी फोर्स, और क्या कहते हैं, हथियार नहीं था फोर्स के पास, जब जिस वक्त अचानक पता चल। दिस वाज इन 89 जब आपने रिकवर की हैं 6, जब 6 रिकवर तो आपके जवानों के पास तब हथियार क्या हुआ करते थे? हमारे पास 303 थे बस, और वायरलेस सेट भी कहीं कहीं था, कहीं कहीं थे, और बड़े कमज़ोर किस्म के। बुलेट प्रूफ तो थी नहीं, उसका नामो निशान नहीं था, ना बुलेट प्रूफ चेस्ट, ना हेलमेट, ना गाड़ी, ना सब। मैं आपको एक वाक़यात बताऊं, 1990 या 91 का था, जब हमारे IG साहब को किसी काम से श्रीनगर से दिल्ली आना पड़ता था मीटिंग के लिए। तो मैं जम्मू से बुलाया जाता था एज DIG टू लुक आफ्टर हिज वर्क। जम्मू से वहां जाते थे उनका काम देखने के लिए, क्योंकि वो श्रीनगर में थे। तो जब मैं श्रीनगर पहुंचा तो एक ड्राइवर आया जिसकी दाढ़ी थी तकरीबन 12 इंच, टूटी गाड़ी थी, एम्बेसडर गाड़ी। खौफ तो मुझे भी बहुत हुआ, कैसे जाऊं दफ्तर, कैसे करूं। बहरहाल हिम्मत जोड़ी और चला गया बटवानू में, जो तब अफसर ऑफिसर्स होते थे। फिर जाके मैंने IG साहब से काफ़ी झगड़ा किया कि ये कोई तरीका नहीं है, मुझे कुछ तो जान पहचान का, कुछ तो ऐसा ड्राइवर भेजा होता है, या कोई PSO होता। PSO भी नहीं, PSO भी नहीं। और हालात ये हैं कि आतंकवादी हैं, और आतंकवाद जो है अभी नया जो है परवान चढ़ रहा है। तो ये हालात थे। मैं 89 में जब दरबार मूव हो गया है, अच्छा उसके बाद ऐसा हुआ कि DIG काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू में परमानेंटली बेस हो गया। क्यों? अच्छा देखिए, जम्मू एंड कश्मीर इसके पास ना हथियार थे, ना बुलेट प्रूफ, तो कुछ भी नहीं था, बुलेट प्रूफ नहीं थी, कुछ सुरक्षा के लिए, और ओपन पुलिस स्टेशन थे, बाउंड्री वॉल नहीं होती थी पुलिस स्टेशन, थाने की बाउंड्री वॉल भी नहीं थी, थाने की बाउंड्री वॉल नहीं, खुले थाने होते थे। पीपल कुड वॉक इन, चल के जा सकते हैं अंदर। तो इन हालात में, और आपका सब इंस्पेक्टर मारा गया, 2 घंटे के लिए उसकी लाश उठाने के लिए पुलिस वाले नहीं पहुंचे। 2 घंटे? ना आम आदमी, ना 2 पुलिस वाले। इतना खौफ था। मैं सुबह की बात बोल रहा हूँ, जहाँ की आप समझते कितनी आबादी है, बिजिएस्ट सेंटर है, वहीं से सब गढ़ है, सब कमर्शियल एक्टिविटी का गढ़ है, और कोई 2 घंटे नहीं उसकी लाश उठाने पहुंचा। तो इन हालात में
किसी को कहना कि जम्मू कश्मीर पुलिस निकम्मी थी या काम नहीं कर सकती थी, नहीं। मैं तो दाद देता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कितना काम किया इस दौरान में। इट इज अच्छा, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, जब पहली बार आपने 6 AK-47 या SLR आपने रिकवर की, AK-47 जब रिकवर की तो आपके जवानों ने आपसे नहीं पूछा जनाब ये बंदूकें हमारे पास क्यों नहीं, इनके पास है हमारे पास नहीं है? पूछा गया तब वो तो बहुत बड़ी ऊपर वो दायरे पर, आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बातचीत की गई होगी और कहा गया होगा अपडेट करने के लिए वेपन्स को। फिर 89 या 90 अर्ली 90s में जुलूस निकलने शुरू हुए हैं, बड़े बड़े which were even led by कश्मीरी पंडित्स, इवन लेड बाय कश्मीर पंडित। even led by, और नारा था हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। ये नारा लगा के UN से आप रामबाग ब्रिज के आगे चले जाइए, वो जुलूस का हेड होता था। इतने लोग, और लोग देखते थे सिचुएशन। फिर एक दौर आया जब मिलिटेंट्स ने टारगेट किया, पंडितों को भी टारगेट किया, लोकल मुस्लिम्स को भी टारगेट किया। जैसे मैंने कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर मारे गए, उनको टारगेट किया। कश्मीर के में तो ज़्यादातर मुसलमान थे। आपका एक MLA मारा गया, घर पे जाके मारा उसकी। सईदुल्लाह मुसलमान था, सब इंस्पेक्टर बारामूला में मारा गया, वो मुसलमान था। तो पंडितों को भी मारा गया, गंजू साहब को मारा जो जज थे, जिन्होंने दूरदर्शन के जो डायरेक्टर थे उनको मारा गया, और काफ़ी कश्मीरी पंडित मरे। एक हमारे साथ थे, वाकलू थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, कॉल थे या वाकलू थे, नाम नहीं मुझे याद आता, उनको मारा। इससे डर खौफ पैदा हुआ होगा पूरी कम्युनिटी। डॉक्टर गुरु जो कि JKLF के में शामिल थे, उनको मारा। वकील जो थे उनको मारा। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा पंडितों के वर अ टारगेट, बट एट द सेम टाइम इवन जिस पे सस्पिशन थी मुस्लिम्स पे, they were killed. Nobody was being spared. That is, अच्छा, और मिलिटेंट जो मरता था वो तो मुसलमान था ही था, और जो इनोसेंट भी मरता था वो भी मुसलमान था। तो इन हालात में बहुत दहशत थी। आपको खैर गिरफ्तारियां फिर शुरू में एक बहुत अहम बात, नहीं, एक बात आपको काट रहा हूँ, एक बहुत अहम बात थी। पुलिस टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट बिकेम इनऑपरेटिव। उसकी दहशत ऐसा है, जब लड़के हथियार लेके आते थे, जहां वो मुलाजमत, जिस घर में मुलाजमत करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन घर में वापस गए और कहा कि हमारी अपनी बेटी मुझे शादी में दे दो। हाँ, ये अब वो मुसलमान थे, हाँ, उन्हीं के घर में गए, उन्हीं के घर गए, उनको कहा अपनी बेटी शादी में दे दो। उन्होंने रातों रात बेटी क्या खुद भी भाग गए, छोड़ दिया कश्मीर, छोड़ दिया। कुछ अरसे के लिए तो ये बेटी को तो निकाली थी। ये हालात, तो खौफजदा सब थे, खौफजदा। अच्छा, जम्मू कश्मीर पुलिस का मैंने कहा इनऑपरेटिव हो गए थे, ठीक है, केस रजिस्टर कर देते थे, थोड़ी बहुत तफ्तीश करते थे, बस इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते थे ऑन द क्वार्ट टू दी। उस जमाने में फिर CRP आ गई, BSF आ गई, आर्मी को इख्तियार। इनिशियली जब ये हालात खराब हो रहे थे, डिड यू रिंग अप द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेल देम यहाँ हालात खराब? I was not in the position. I was a DIG. But my seniors did the job. They might have been consistently telling government of India कि भाई हालात ठीक नहीं है। And the forces started coming in large numbers. they came. तो जब पुलिस, अब पुलिस को तो ये होता है कि पता है कि
इकबाल साहब के घर में मिलिटेंट है, इस्माइल साहब के घर में मिलिटेंट बैठा है, तो वो उस घर को रेड करके पकड़ लेते हैं, मुठभेड़ होती है, मार देते हैं, नहीं जो भी होता है कर लेते हैं। जब पुलिस असिस्ट कर रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस को, बट पीछे से आगे अपनी शक्ल नहीं दिखाते थे। सीनियर अफसर जो डिस्ट्रिक्ट एसपी डीपीओ वगैरह दिखा देते थे, बट द मैन हु वाज प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस ही वाज बिहाइंड। और फिर कॉर्डन, ये फोर्सेस पूरा गांव का गांव या 2 गांव को कॉर्डन कर देते थे। कॉर्डन करने के बाद औरतें एक तरफ बैठा दी जाती थी, मर्द एक तरफ बैठाए जाते थे। फिर क्वेश्चनिंग होती थी और फिर उनमें से 8-10 लोग उठाए जाते थे। कभी कभी पुलिस वाले जो छुट्टी पे गए हैं या कोई फरलो पे भी गया है, वो कहता था जनाब मैं तो पुलिस का हूँ, मेरा आई कार्ड है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस वाले उसको तवज्जो नहीं देते थे, उठा के फेंक देते थे, फाड़ देते थे आई कार्ड। अच्छा, तो पुलिस वालों को एक वो क्या कहूँ फ्रस्ट्रेशन बननी शुरू हो गई इस वजह से कि मैं भी वर्दीपोश हूँ, आप भी वर्दीपोश हैं, लेकिन आप मुझे इज्जत ही नहीं देते हैं। आप मेरा आई कार्ड फाड़ के फेंक दिया आपने, मेरी वर्दी तो ये शिकायतें आपको आती थी? आती थी। अब these were issues which were taken up again and again and again. लेकिन तब तक यूनिफाइड कमांड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था? तब तक नहीं था। There was no unified command. अच्छा, होता क्या था कि since I was now based in Jammu, तो boys were interrogated and those boys who were found innocent उनको रिलीज कर देते थे। Those who were stated to be grey or black उनको प्लेन लोड्स में, इतना डर था कि बसेस पे नहीं आते थे, प्लेन लोड करके जम्मू भेजा जाता था। और इंटरोगेशन सेंटर मैंने खोला था कोट बलवाल जेल में, जहाँ आज कोट बलवाल है, वहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं था। At any given point of time, I used to have about 600-700 boys. 600-700 boys for interrogation? For interrogation. तो मैंने अपनी टीम्स बनाई थी, इंटरोगेट करते थे, लोग आते थे, कश्मीर से लोग आते थे, मिलने आते थे, उनसे बातचीत करते थे। तो that is why I was permanently based in Jammu. Permanently based in Jammu. Though it was a state posting, but ये एक बहुत अहम, a lot of intelligence was gathered from the interrogation reports. कौन गया, कब गया, कहाँ गया, ये सारा उन इंटरोगेशन से पता चलता था। इंटरोगेशन से किसने ट्रेनिंग दी, उधर कर्नल कौन है, मेजर कौन है, क्या है। 90 के एक और 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। जब वाक़यात शुरू हुए, जब हालात थोड़े बिगड़ गए, तो बसें बटमालू से चलती थी, जिनमें जैसे कहते हैं कुपवाड़ा, तो उस जमाने में कहते थे सोपोर, कोपोर, ओपोर। अच्छा, ओपोर। तो जाके ले जाते कहाँ थे उनको? कुपवाड़ा के आगे छोड़ देते थे। कुपवाड़ा के आगे छोड़ देते थे? तो वो निकल जाते थे। अच्छा, तो एक ये नारा था। और करीब मिड-90s में एक और नारा, मुझे कश्मीरी नहीं आती, बट उसका मतलब ये है कि पंडित जो हैं वो जाएं, कश्मीर छोड़ के जाएं, और औरतें छोड़ दें। बटव गिशु बटियोसान, इस तरीके से। हाँ, इस तरह एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत अहम नारा था कि आप जाओ और अपनी औरतों को छोड़ जाओ यहाँ। ये भी नारा था उस वक्त? ये भी नारा था। अच्छा, जो कुपवाड़ा वाला आप बता रहे थे, उसमें वर देयर नो चेक्स एंड बैलेंसेस कि ये लोग आ रहे हैं, दे आर क्रॉसिंग द बॉर्डर्स? वाज देयर सम? देखिए, इनिशियली आपने पता नहीं कितना बॉर्डर देखा है, नहीं देखा है, पहाड़ी इलाका है, 500 के गज की
1000 गज के बाद पोस्ट होती थी बीएसएफ की। बहुत वैलीज हैं, कहीं से निकल जाओ, कहीं से आ जाओ। अच्छा, उस जमाने में ये सब 90 कुछ की- हो रहा था। अच्छा सूर्य साहब, अच्छा, कुछ अगर जान पहचान हो तो वैसे भी निकल जाओ। सूर्य साहब, मैं अब थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे आना चाहता हूँ। 90s में एक सवाल जो बहुत अहम है वो ये है, अक्सर ये कहा जाता है, एक नैरेटिव है, हालांकि उस नैरेटिव को खुद जगमोहन अपनी किताब में लिखते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं था। आप एज अ पुलिस ऑफिसर थे, कभी कान में पड़ा आपके कि क्योंकि गवर्नमेंट के से हिदायतें तो ऊपर से ही आती, हिदायत ऊपर से है जी कि पंडितों को कहो कोई बात नहीं, फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप जम्मू चले जाओ, जब जम्मू यहाँ पे हालात ठीक हो जाएंगे आपको वापस बुला लेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा अगर किसी ने कहा तो उसको कहिए कि वो ऑर्डर दिखा दे लिखत। यहाँ कोई जबानी भी अगर उसने जबानी सुना तो उसने कहाँ टेकअप किया सेंटर में, कहीं ना कहीं टेकअप तो किया। कहीं ना कहीं तो कुछ बोला होगा कि पुलिस को। पुलिस कभी बैरक्स के अंदर कभी नहीं बंद हुई, मरते थे, गिरते थे, फिर खड़े होते थे और अपना काम करते थे। लेकिन उस दहशत की एक माहौल था, और उस माहौल में जो उस है माहौल में जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी को लगा कि इट्स बेटर टू मूव आउट ऑफ it is- दिस, नहीं, बड़ी तादाद में मारे गए ना। देयर वाज नो ऑप्शन। आपके पास 20 बिहाड़ा में बिहारी लेबर थी, उनको मार दिया करीब 25 लोग। बिना वजह जी कश्मीर 25 बिहारी लेबर मार दी। पंडितों की क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मुझे वो कहाँ से, मतलब ठीक है, बाय रिलीजन दे वर हिंदूज, बट द मैसेज वाज देयर। बट पीपल आल्सो से कि वो मार्शल लेस नहीं थी जो वापस बंदूक उठाते लड़ते। पीपल आल्सो से दिस थिंग अबाउट कश्मीरी पंडित, डू यू एग्री? I don't agree. You have some of the finest generals of from Kashmir Pandit. फिर हम कश्मीरी पंडित का And colonels and majors and brigadiers, and there are so many of them, and they have done tremendous work for the Indian Army. So it is, मैं तो कहूँगा कि कश्मीरी मुस्लिम कभी मार्शल रेस नहीं थी। एक कहानी पुरानी सुनी हो, जब कश्मीरियों को कहा गया था कि लद्दाख के आगे हमला करो, तो उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा के लिए कौन भेजा जाएगा। So these are story पूरा मॉनिटर करिए। राजेश पायलट साहब आए हुए थे श्रीनगर, डीजी साहब मिलने गए हुए थे राजेश पायलट को, और मुझे कुछ काम था डीजी साहब से। मैं अपने कमरे में बैठा था, मैंने काफ़ी तैयारियां वगैरह कर दी थी, और मैं बैठा था। तो जैसे डीजी साहब पहुंचे हैं, मैं उनके पास गया हूँ। मैंने कहा सर ये मेरे चंद चीज़ें मुझे चाहिए, आप आदेश दें तो आगे बढ़ें। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जो भी ऑर्डर्स देने थे दे दिए। उन्होंने कहा चाय पियो बेटा। मैंने कहा सर नहीं, मैं बाद में काम कर लूँ, फिर मैं आके चाय किसी टाइम पीऊँगा। जब मैं निकल रहा था तो उस समय DIG BSF, IG BSF, IG CRP, और उन्होंने बुलाया DIG कश्मीर को और IG कश्मीर को बुलाया, और मैं अभी दफ्तर भी नहीं पहुंचा हूं, जबकि पुराना अगर जहाँ अब मुझे पता नहीं IG बैठता है, IG कश्मीर बैठता हाँ, है IG उधर। कश्मीर जी, उसमें एक बीच में एक कॉरिडोर है, वो दरवाज़ा खुला रहता था। IG आर्म के कमरे तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट सुनाई दिया। तो मैंने सोचा कि रॉकेट फायर हुआ होगा, ठीक है। मुझे लगा बिल्डिंग के ऊपर से गया, सेक्रेटेरिएट के आसपास कहीं लैंड किया हो। फिर एकदम खबर आई कि नहीं, DG के ऑफिस में ब्लास्ट हो ऑफिस गया में ब्लास्ट हो, और सब इंजर्ड हैं। IG कश्मीर भी इंजर्ड हो गए, DIG कश्मीर भी इंजर्ड हो गए, IG CRP इंजर्ड हो गए, IG अशोक पटेल थे वो भी इंजर्ड हो गए, DG इंजर्ड हो गए। आई हैड टू टेक ओवर वर्चुअली एज IG कश्मीर, एंड कर्फ्यू इम्पोज किया, सबको, आर्मी को इंटीमेट किया, इनको अस्पताल भिजवाया, फिर गवर्नर को इंटीमेट किया। मिस्टर कपूर, हु यूज्ड टू बी द ADG इंटेलिजेंस, ही वॉज ऑन हिज वे टू दिल्ली। उनको एयरपोर्ट पे पता लगा तो वो भागे आए वापस, नहीं गए दिल्ली। तो ये हालात जनवरी, एंड आई टुक ओवर एज IG कश्मीर Immediately.
मतलब was it an insider job ये जो हुआ था ब्लास्ट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो सब इंस्पेक्टर था और कांस्टेबल थे, उन्होंने आईडी प्लांट की थी ऊपर में, और नतीजा ये हुआ था कि नीचे जनवरी में आपको पता है बुखारियाँ चलती हैं। इन्वेस्टिगेशन भी किसने की बाद में उसकी, जिन्होंने इनको पकड़ा कि यही लोग थे? ये मुझे याद नहीं है, बट इट वाज इन्वेस्टिगेटेड। इट वाज इन्वेस्टिगेटेड एंड दे एप्रीहेंडेड एंड बुक्ड। और बुखारियाँ जलती थी तो वो मोस्ट ऑफ द इंजरीज वाज बिकॉज ऑफ द फायर। वो कोला वोला सब उछला और चेहरों पे और बदन पे पड़ा, तो ज़्यादा जख्म जो थे इन अफसरों को वो आग के थे। तो देन दे वर शिफ्टेड टू द आर्मी हॉस्पिटल। 2 दिन बाद ये यात्रा थी जिसमें अडवाणी साहब को आना था, उनको रोका गया था रामबन में, आईजी जम्मू ने रोक रखा था। फिर बड़े नेगोशिएशंस के बाद तय हुआ that they will be flown and they were brought by choppers और BSF में इसमें ठहरे थे और लाल चौक में फिर 26 जनवरी को झंडा चढ़ाया। और उस समय का मैं वाक़यात बताऊं कि कहीं दूर करीब 1000 गज दूर या गोली चली, मिलिटेंट्स ने गोली चलाई, सब के सब जितने जुलूस में आए थे सब भागे, बचा ही कोई नहीं वहाँ, बचा ही कोई नहीं एक्सेप्टिंग फॉर द फोर्सेस सिक्योरिटी। अब हिंदुस्तान का झंडा था तो उसकी भी रखवाली करनी थी, so you had to stay put there. नहीं, मैं पर्सनली नहीं, बट The forces had to stay put there. Forces stayed put there, but the area was vacated. The area was completely vacated. Completely vacated, and जो आए थे वो सब चले गए अपने अपने जहाँ, and then they were flown back to Jammu.